नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ रिवीजन एक्सप्रेस क्लास 10th में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए ये पूरी प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हम लोग पूरे कंपाइल सिलेबस को 1-3 घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे पूरी इंफॉर्मेशन को हम लोग समरी बना करके चैप्टर वाइज कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब का डिस्कशन लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं। तो एक एक चैप्टर में कहां से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का, कौन शॉर्ट होगा कौन लॉन्ग होगा, वो सारी व्यवस्थाएं जो है हम लेकर के आपके साथ जुड़े हुए हैं। उसमें सबसे पहले अगर हम लोग डिवाइड करें तो जो पहला आपके पास पार्ट है उसमें आपका जो चैप्टर आ रहा है वो है रियल नंबर। रियल नंबर, इसमें से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो सबसे पहला जो क्वेश्चंस मिलेगा वो रियल नंबर का ही मिलेगा। जैसे इसमें पूछ सकता है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क्स का कि कौन सा नंबर ऐसा है कि जो कि जिसमें आप ऐसा कह सकते हैं कि इरेशनल है या टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है, इससे रिलेटेड। या आपसे पूछ लेगा कि √5 करके इस तरह से √5 + √3 आपसे कह देगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है, या इसको रेशनलाइज करके करेंगे। जो 9th के बेसिस पर होगा उससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा जो हिट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है आपको, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, जिसमें आपसे लिखा जाएगा कि √2 √3 √5 या 2 √3 इस तरह से √7 एक इरेशनल नंबर आपको इस तरह से गिवन होगा और आपको प्रूफ करने के लिए आएगा कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ एक ऐसा क्वेश्चन सीधा सीधा आपको मिलेगा, ये हिट क्वेश्चन मिलना ही मिलना है आपको कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको आप बड़ी चालाकी से करते हैं। कैसे करते हैं? इसको कंट्राडिक्शन के बेसिस पर करते हैं। सबसे पहले हम लोग एज्यूम ही कर लेते हैं कि लेट जो √2 है वो कैसा है, वो एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये नॉट अ इरेशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो फिर दो ही हैं, या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल नंबर होगा। फिर ये नंबर कैसा हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। मतलब हम लोग सबसे पहले प्रूफ कर देंगे कि इरेशनल के लिए इसको हम लोग रैशनल मान ही लेते हैं और फिर इसको हम लोग ला करके रैशनल से इरेशनल प्रूफ करते हैं। कंट्राडिक्शन के बेसिस पर होता है। इसी से रिलेटेड ऐसा भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं, इस तरह हो सकता है कि 2 + √3, यहां इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना होगा कि √3 इज अ इरेशनल नंबर। इसी बेसिस पर ये भी होगा कि सबसे पहले आप प्रूफ करेंगे कि जो √3 है वो इरेशनल नंबर है। अगर वो इरेशनल नंबर है और साथ ही साथ एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो हमेशा क्या होगा? एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो इस पर केवल 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन जो मिलेगा वो एक नंबर का मिलेगा आपको, कि आपको बताना होगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है या रियल है या इंटीजर है, इस तरह का मिलेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन सेकंड इस पर जो बनता है वो ये बनता है। एलसीएम और एचसीएफ के बेसिस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक फॉर्मूला आप लिखते हैं कि एक फॉर्मूला आपके पास होता है कि एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। इस फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ जो टाइप्स क्वेश्चन है मैं उसी की केवल बात कर रहा हूँ। ये इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस पर हिट क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि आपको 2 नंबर दे देगा, कहेगा उसका एलसीएम ये है उसका एचसीएफ ये है, तो यहाँ ए और बी दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। या आपसे कह सकता है कि ए बी का प्रोडक्ट ए और बी 2 नंबर दे देगा, यहाँ आपको एलसीएम दे देगा और आपको वहां उसका एचसीएफ पूछ सकता है। तो डायरेक्टली फॉर्मूले बेसिस पर आप कर सकते हैं। तो जो रियल नंबर चैप्टर है उससे ये जो फील्ड है यहां से क्वेश्चंस निकलने की प्रोबेबिलिटी होती है, यहीं से वो क्वेश्चंस को बनाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग साथ ही साथ अलजेब्रा की। जब अलजेब्रा की बात करेंगे, यहाँ अलजेब्रा अबाउट मान के चलिए कि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने देगा। अलजेब्रा जो देगा आपको 20 मार्क्स का। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? इसमें पहला जो चैप्टर आता है वो आपके पास आता है पॉलिनोमियल। दूसरा जो चैप्टर आता है आपके पास, पहला ये हो गया फर्स्ट। सेकंड जो चैप्टर आता है वो आता है लीनियर पेयर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहां आपको 2 वेरिएबल के क्वेश्चन। थर्ड जो आपके पास मिलता है वो थर्ड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहीं पर जो इसका फोर्थ मिलता है वो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये
इन 4 चैप्टर से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। क्या क्या इसमें मिल सकता है, क्या क्या आएंगे क्वेश्चंस, कैसे कैसे मिलेंगे, तो एक एक चैप्टर वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक चैप्टर को उठाएंगे और उस पे जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी चर्चा हम लोग साथ ही साथ करते हुए चलेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे? सबसे पहले जो इस पर जो क्वेश्चंस बनता है वो ये बनता है कि कोई भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा और उसके जीरोस पूछ सकता है। सबसे पहला काम ax² प्लस bx प्लस c, ये आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा और कहेगा इसको फैक्टराइज कीजिए, इसको फैक्टराइज करके इसके जीरोस निकालिए। यहाँ आप जीरोस कैसे निकालेंगे? जो मिडिल टर्म है उसको क्या करेंगे? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से निकालेंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक कर करके इसके जीरोस निकाल लेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके इसके रूट्स निकाल देंगे। दूसरा जो यहाँ पर रिलेशन आपको मिलता है इसी में, वो मिलता है रिलेशन बिटवीन, जो दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आपको पता है कि कोई भी ax² प्लस bx प्लस c ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ इसके जो कोफिशिएंट है वो कौन कौन है? a b c। यहाँ a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट। यहाँ जो इसके जो रूट्स हैं, लेट अल्फा बीटा आर द जीरोस, इसके अगर जीरोस हो गए तो यहाँ से आपको क्या मिलता है? सम ऑफ जीरोस जो मिलते हैं इसके, हम लोग इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा और ये इक्वल होता है माइनस b अपॉन a की। जो x का कोफिशिएंट है और जो x² का कोफिशिएंट है उनका जो रेशियो है माइनस के साथ, वो सम ऑफ जीरो। श्योर है इस पर क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना, निश्चित रूप से इस पर क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा जो आपके पास मिलेगा वो आपको मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा जो आपको मिलेगा वो यहां से क्या मिल जाएगा आपको? c अपॉन a। इन दोनों चीजों को याद रखिएगा, इस पर श्योर है आपको वहां क्वेश्चन मिलना आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। पहला जो फॉर्मूला यूज होगा वो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। दूसरा जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन। एक और क्वेश्चन इस पर बनता है जो ग्राफिकल होता है कि कैसे हम लोग जानते हैं कि कितने जीरोस हैं। आपको ये पता है कि कोई भी एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितनी जगह कट करता है उतने ही उसके जीरोस होते हैं और उतनी ही उसकी डिग्री होती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ आपके पास 3 जगह जो है ये कट कर रहा है। इसका मतलब ये जो आपके पास पॉलिनोमियल आएगा वो कैसा आएगा? वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ जो पॉलिनोमियल आएगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, जितने जगह कट करेगा। और क्वाड्रेटिक के लिए ये आपके सामने ये इस तरह से क्वाड्रेटिक हो जाता है। अब बात आती है कि पहला क्वेश्चन तो आपको यहां से मिलेगा कि आपको जीरोस निकालने के लिए आ सकता है, या ऐसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि क्या ये इसका जीरोस है कि नहीं है, सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। x की वैल्यू को जो वहां सेटिस्फैक्शन के लिए दिया होगा उस जगह पुट कर देंगे। अगर इनका जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की वो जीरो आ जाती है। किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देती है, वेरिएबल की उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहां जो आपके सामने आ रहा है वो यही आएगा। एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा, सेकंड क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। एक और क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में भी आप लोग जानते हैं। चलिए, जैसे यहां आपसे इस तरह कह सकता है, एक क्वेश्चन बनता है, हिट क्वेश्चन है ये, थोड़ा स्टैंडर्ड है, एनसीईआरटी में इस तरह क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन और बुक में आरडी शर्मा, आरडी अग्रवाल में इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है, लेट ax² प्लस bx प्लस c इज एनी पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा एंड बीटा। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल दिया गया है जिसको जो जीरोस हैं वो क्या है? अल्फा और बीटा है।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये ऐसे ही दे देगा। सेकंड दे देगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इस तरह से दे देगा। या यहाँ पर आपको दे देगा अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, ऐसे क्वेश्चंस। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, या कभी कभी ट्रैक चेंज कर देता है, इसी पर कहेगा कि ये इसके जीरोस हैं, तो आप उस पॉलिनोमियल को बनाइए जिसके जीरोस जो हैं, ये क्वेश्चन और हम आपको इस तरह का बताएंगे कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हो, इस तरह का बनाइए, या 2 अल्फा प्लस बीटा जिसके जीरोस हो। तो मतलब आपको जो यहां से मिलेगा वो कैसे निकालेंगे, वो इसी बेसिस पर आप वर्किंग करेंगे। यहां जो वर्किंग करेंगे वो इसी फॉर्मूले पर करेंगे। जैसे यहां अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आपको ये दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज एनी पॉलिनोमियल। तो अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस का जो सम होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा, और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो c अपॉन ए होगा। यहाँ आपको दूसरा भी वैल्यू a b c की वैल्यू चेंज करके भी दे सकते हैं, क्वेश्चन को ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, लेकिन हिट क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, डिपेंड होता है। यहां अगर आप बात करेंगे तो इसी क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सी अपॉन ए। अब यहां पर हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये कहां से आता है, ये आता है अल्फा प्लस, अब कहां से आएगा देखिए, फर्स्ट वाले का आंसर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर जो इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहां हमको ये वैल्यूज निकालनी है। इस वैल्यू के लिए हमको क्या करना होगा, हमको जो वैल्यू पता है, हमको यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है, यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आपको इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस इसकी भी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या है, 2c अपॉन ए। अब यहाँ केवल आपको वैल्यू रखनी है, किसकी वैल्यू रखनी है, यहाँ आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं, आपको केवल इसको सॉल्व कर लेना है, यहाँ एलसीएम ले लेना है, आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, यही वैल्यू हो जाएगी किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ऐसे ही अगर आपको ये वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, हम लोग थर्ड वाले की बात करते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब आप देख रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने ये निकाली है, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, और नीचे अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो वही होगी जो यहाँ आपने निकाली, किसने निकाली, सी अपॉन ए, ये वैल्यू रख देंगे। यहाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है आपको, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। आप देख रहे हैं आपको ये वैल्यू निकालनी है, इस वैल्यू के लिए आपको ये भी वैल्यू पता है, क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए रख देंगे, और यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, सी अपॉन ए आप ये रख देंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, माइनस बी अपॉन ए। अगर ये वैल्यूज आप सारे रख देंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि आपको अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब मिल जाएगा। इस तरह से ये जो भी चीजें दी गई हैं, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये केवल सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर ही डिपेंड है। यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो एक यहाँ जीरोस पर मिलेगा, आपको फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते हैं। और दूसरा जो आपको निकालना है यहाँ से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो ये तो बात हो गई किसकी, पॉलिनोमियल की। आगे हम लोग बात करेंगे कि लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स में क्वेश्चन क्या क्या मिलेंगे उसके बारे में भी देखते हैं। स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स। इस पे क्वेश्चंस क्या क्या मिलते हैं, कहां से आते हैं, अब हम लोग वो देखते हैं। इसके पार्ट में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जो ये पॉलिनोमियल आपका खत्म हो गया, यहां इसको हम इरेज कर देते हैं। लीनियर पेयर, यहां सबसे पहले ग्राफ के क्वेश्चंस मिलेंगे। लीनियर है अगर आपके पास, यहां हम लोग बात करते हैं दो स्टैंडर्ड इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहां एक इक्वेशन फर्स्ट है, एक इक्वेशन सेकंड है। पेयर दिए गए इक्वेशन के
तो ये दोनों पेयर हो गए, दो इक्वेशन दिए गए। टू वेरिएबल्स, एक वेरिएबल x यूज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल यहाँ पर y यूज हो रहा है। इस तरह से यहाँ दो वेरिएबल हो गए और यहाँ आपको दो इक्वेशंस भी मिल रहा है। अब यहाँ आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सोल्यूशन इसका निकालेंगे? सोल्यूशन दो तरह का निकलेगा, एक आपको ग्राफिकल सोल्यूशन मिलेगा और दूसरा आपको कैसा मिलेगा, एल्जेब्रिकल सोल्यूशन मिलेगा। एल्जेब्राइक कैसे निकालेंगे उसको अब हम लोग देखते हैं। पहला ये है कि ग्राफिकल की बात करें तो हमेशा एक लीनियर इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। यहाँ अब जब स्ट्रेट लाइन बनेगी तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो आपके पास लाइन आ रही है, कोई एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी। ये जो लाइन आ रही है अगर ये L1 है और यहाँ दूसरी जो लाइन है ये L2 है, तो यहाँ जो लाइन है उन लाइन के लिए तीन चीजें आपको सामने मिल जाएंगी। कौन कौन सी मिल जाएगी? पहली बात जो मिल जाएगी, पहला कि यहाँ हो सकता है कि जो दोनों लाइन है वो L1 और L2 ये दोनों एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। दूसरी बात हो जाएगी कि हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तीसरी बात जो आएगी, यहाँ से थर्ड बात जो आएगी वो क्वेश्चन क्या हो जाएगी, कॉन्साइड हो जाएंगी। ये आपके पास L1 है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन चली जाएगी और वो क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी। इस तरह से L1 और L2 दोनों एक ही लाइन हो जाएंगे। तो यहाँ आपके पास ये L1 ये L2 ये तीन कंडीशन हो सकती है लाइन के लिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दो लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे सिंगल पॉइंट पर। दूसरी बात हो जाएगी कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी और तीसरी बात हो जाएगी ओवरलैप करेगी, जो पहली लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी जाएगी। इस तरह से आपके सामने तीन तरह की होती है। तो अगर आपसे कहा जाए ग्राफिकल आपको सॉल्व करना है तो दोनों लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपको पता होगा कि एक लाइन को जो है हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ हम लोग इसको जानते हैं कि एक को इंडिपेंडेंट ले लेते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा है, एक को इंडिपेंडेंट ले लेते हैं और एक को डिपेंडेंट ले लेते हैं। इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, एक की वैल्यू आप रखते हुए जाते हैं, यहाँ x की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे, y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे और जो कोऑर्डिनेट यहाँ x और y के मिलेंगे, x और y के जो कोऑर्डिनेट जितने वैल्यूज आपको डिफरेंट x1 y1 x2 y2 इसी तरह से x3 y3 आप 3 पॉइंट निकाल करके पुट कर देंगे और उन पूरा पॉइंट को अगर ज्वाइन कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये तो बात ग्राफिकल हो गई। जब दोनों लाइन की वैल्यू यहाँ आप एक ग्राफ पर शो कर लेंगे तो आपको लाइन से पता लग जाएगा कि वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, वो लाइन या तो क्या होंगी पैरेलल जाएंगी या तो वो लाइन क्या होंगी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। अब बात आती है कि क्या हम लोग बिना देखे ही, बिना लाइन को रिप्रेजेंट किए हुए भी क्या हम लोग लाइन के बारे में समझ सकते हैं? तो हाँ, हम लोग जान सकते हैं कि वो लाइन का नेचर कैसा होगा। जो हमारे पास इक्वेशन दिए गए हैं उस इक्वेशन का नेचर कैसा होगा, कैसे डिपेंड करेंगी लाइन। तो हम लोग देखते हैं। पहली कंडीशन ये है किस पर डिपेंड होंगे, कोफिशिएंट पर डिपेंड होंगे। इफ a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2 then लाइन क्या हो जाएगी, यूनिक सॉल्यूशन। जो आप देख रहे हैं ये पहला कंडीशन है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी एक सिंगल पॉइंट। इस पर एक क्वेश्चन मस्ट है कि मिलेगा। सेकंड जो आपके पास आ रहा है वो आएगा इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा मिल जाए तो यहां समझ लीजिएगा क्या मिल जाएगा, आपको नो सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि कोई सोल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। तीसरी बात यहां हो जाएगी थर्ड, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर इस तरह से मिल जाएगा तो आपको यहां जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। यहां जो आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो ये जो है आप नेचर दे करके यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द, कुछ वैल्यूज दे देगा, यहाँ k की वैल्यू निकालनी होगी। एक क्वेश्चन 100% मिलना ही मिलना है, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए। पहला जो क्वेश्चन इससे मिलेगा आपको लीनियर पेयर से, वहां एक k की वैल्यू निकालनी होगी। यही कहीं जहां आपके पास y दिया गया, b1 दिया गया, यहीं पर आपसे k कह देगा कि ये k है।
और कहेगा कि आपको यहाँ k की वैल्यू बतानी है, यहाँ आपसे 2 रख देगा, यहाँ आपसे 3 रख देगा, यहाँ 5 रख देगा और कहेगा k की वैल्यू बताइए। तो यहाँ आपसे ये कहेगा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करके आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। पहला क्वेश्चन लीनियर पेयर से यही मिलेगा आपको, श्योर मिलेगा, इसी पर मिलेगा। जो यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन, इसी पर आपको मिलेगा ये क्वेश्चन मिलना। दूसरी बात जो इसमें आएगी वो ये आएगी कि कैसे सॉल्व करेंगे एल्जेब्रिकली। तो आपको 2 मेथड पढ़ने हैं, तो 3, लेकिन सिलेबस में आपको 2 पढ़ने हैं। पहला जो आपके पास आएगा वो आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा जो आएगा वो एलिमिनेशन मेथड है, और थर्ड जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, जो अभी सिलेबस में नहीं है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की, और उसके बाद बात करेंगे हम लोग एलिमिनेशन की। यहां solution of linear pair equation in two variable। तो पहला जो आपके सामने मिलेगा, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपके पास मिलेगा वो क्या होगा, इसमें जो आपको मिलेगा वो यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस तरह से दिया जाएगा। यहां से आपको किसी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करनी, सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें, यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -c1 माइनस a1x, या y इज इक्वल टू हो जाएगा -c1 माइनस a1x अपॉन b1। ये आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू निकाली है, इसको आप थर्ड बनाइएगा। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। यहाँ थर्ड से जो y की वैल्यू है वो आप ले जा करके किस में पुट कर देंगे, सेकंड में। यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। यही सेम मेथड लगाइएगा। आपने फर्स्ट से y की वैल्यू निकाली है और किस वैल्यू किस में पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे, और इस तरह से आपको जो मिल रहा है वो किसकी वैल्यू मिल जाएगी। जब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ किस में, x में यहाँ भी मिलेगा, x में यहाँ भी मिलेगा, मतलब x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x की वैल्यू जब निकल जाएगी तो दूसरी वाली वैल्यू आप पुट करके निकाल लेंगे। इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड मेथड जो इसका होगा उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। वो कैसे करेंगे उसको भी देख सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में सेकेंड मेथड जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में यहां आप जो इक्वेशंस दिए गए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ इक्वेशन सेकंड, इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा, मतलब एलिमिनेट करना है, चाहे x के कोफिशिएंट को इक्वल कर करके या चाहे y के कोफिशिएंट को इक्वल कर करके आपको इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ अगर मान लीजिए आप सेम ऐसे ही है क्वेश्चन, यहाँ अगर इनको इक्वल करना हो, मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं a2 से, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं a1 से। तो यहाँ दोनों के कोफिशिएंट x के क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट we get the value of y। यहाँ जो आपके पास x है वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा, और यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी, और y की वैल्यू 1 जब मिल जाएगी तो सेकंड वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन भी यहाँ निकालना है, एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन भी निकालना है, और यहाँ आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन पर, कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या उसका नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं यहाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और आगे आएगी,
वर्ड प्रॉब्लम। श्योर है एक क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम पर मिलना है। आपको वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को 2 बार एटलीस्ट पढ़िएगा और उसमें 2 अननोन चीजें आपसे पूछिएगा। वो अननोन चीजें जो आपसे पूछ रहा है, एक को आप x मान लीजिएगा, सेकंड को आप y मान लीजिएगा। हो सकता है वो एज पर क्वेश्चन हो सकता है वो नंबर पर क्वेश्चन हो। जो नंबर पर क्वेश्चन आते हैं वो कैसे करेंगे वो आप जरा देखिए। वर्ड प्रॉब्लम में इसमें कैसे क्वेश्चंस करेंगे, वो बेसिकली बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आप एज्यूम कर लीजिए, जैसे आपसे कहेगा इफ सम ऑफ, ऐसा कह सकते हैं कि 2 डिजिट का एक नंबर है और उन नंबर का जो सम है कुछ दे देगा कि लेट द नंबर ऑफ सम इज इक्वल टू 9 दे देगा, 8 दे देगा, कुछ इस तरह से कहेगा। तो यहाँ आप जो क्वेश्चन देगा सबसे पहले आप कर लेंगे नंबर पर, यहां दे देगा 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर के लिए सबसे पहले आप लेट यूनिट जो डिजिट है वो x और जो आपके पास 10 से डिजिट है वो y है। तो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। यही आपका क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर जो हो जाएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। अब आपसे कहेगा कि अगर इन नंबर को इंटरचेंज कर दिया जाता है तो इनकी डिजिट क्या होती है, बदल जाती है। ऐसा कह सकते हैं कि इफ सम ऑफ एनी 2 नंबर्स, यहां अगर आपसे कहे, पहला ये दे दिया, कह रहा है इफ सम ऑफ, क्वेश्चन दे रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9। तो यहां इसका मतलब है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन समझ लीजिए मिल गया। सेकंड कह रहा है कि अगर इनके डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए तो इनमें कुछ रिलेशन देगा। डिजिट इंटरचेंज कैसे करते हैं, जो क्वेश्चन देगा डिजिट इंटरचेंज कैसे करेंगे। तो यहां आपको डिजिट इंटरचेंज करने मतलब हो जाएगा 10x प्लस वाई। मतलब पहले अगर मान लीजिए 82 रहा होगा तो यहाँ या 81 रहा होगा, अब जो डिजिट बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। इसको दिमाग में उठा रखिएगा। यहाँ जो टेंस है वो वंस बन जाएगा और जो वंस है वो क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। तो डिजिट यहाँ इंटरचेंज करेगा और इनके बीच में रिलेशन दे देगा। इफ द डिजिट विल बी चेंज देन द डिफरेंस, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो समथिंग आ जाएगा, कुछ भी दे सकता है। यहाँ जो आंसर होगा वही उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ आप केवल इस बात को याद रखिएगा कि डिजिट इंटरचेंज होने का मतलब जो टेंस है वो वंस बन जाएगा और जो वंस है वो क्या बन जाएगा, टेंस बन जाएगा। इस पर क्वेश्चन आएगा। एज की बात करता है कि मान लीजिए रामू सामू की एज जो है वो दोनों का सम ये है 5 साल बाद। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा बनता है फ्रॉम नाउ 5 ईयर लेटर। तो क्या हो जाएगा कि दोनों की एज में सम होगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर x दिया तो x प्लस 5 और y प्लस 5 दोनों, अब ये कहेगा कि ये इनके क्या हो गए, डबल हो गए हैं। तो यहाँ आप क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। जो डबल हो रहा है आप क्या करेंगे, जो बड़ा है और जो छोटा है दोनों को अगर इक्वल करना है, डबल कर रहा है, तो जो छोटा वाला है उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप बड़े में मल्टीप्लाई कर देंगे जो पहले से बड़ा है, अगर फादर और सन है, 2 लोग हैं, तो अगर सन और फादर को इक्वल करना है तो सन में आप एडिशन करेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर फादर में कर देंगे तो वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 3 चीजों का ख्याल रखिएगा। इसी पर बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जो अननोन चीजें होंगी सबसे पहले उनको x और y मान लीजिएगा और फिर इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिएगा। और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन का वहां ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे जिस मेथड से आप यूज कीजिए, चाहे जैसे भी यूज कीजिए। और उसके बाद आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं कि जो कंडीशन, जैसे यहाँ x और y की वैल्यू जो आपके पास डिजिट आ रही, मान लीजिए यहाँ जो आपने डिजिट निकाली वो 76 आ गई। ऐसे ही मैं मानता हूँ आपने इसे निकाला कर। अब क्या देखिए कि क्या इन दोनों का जो सम है क्या वो 9 है कि नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जो आपने आंसर निकाला है वो रॉन्ग है। आप उसको फिर से रीचेक कीजिए और उसको फिर से अपने आंसर को ले आइए। उन दोनों का सम क्या होगा, 9 होगा। हो सकता है वो 90 भी हो सकता है वो 81 या 18 हो सकता है वो 36, 63 मतलब 45। इस तरह से इनका जो सम होगा वो 9 होना चाहिए। इसको दिमाग में रखिएगा। तो क्वेश्चन को अगर आप 2 बार पढ़ेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें से इतने ही टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहला ये कि k की वैल्यू, y की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू इस तरह से निकालनी होगी जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे। दूसरा ये हो जाएगा, कभी कभी डायरेक्ट आंसर दे देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बल्ले बल्ले है, फटाक से आप वैल्यू रखिएगा और एक से वैल्यू निकाल करके दूसरे में रख दीजिएगा, आंसर आपको डायरेक्ट मिलेगा। और वो वैल्यू रख करके देख भी सकते हैं। यहाँ x और y वैल्यू रखेंगे तो देखेंगे यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। आप चेक कर करके भी देख सकते हैं। निश्चित रूप से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा उससे।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे हम लोग करेंगे, नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो इसी का पार्ट है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि इसकी वैल्यू निकालो। यहाँ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन 2 रास्ते हैं। एक आपसे कहेगा कि मिडिल टर्म्स या डायरेक्ट पूछ सकता है। दूसरा हम लोग जो यूज करते हैं वो फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स आप जानते हैं, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। यहाँ जो अल्फा और बीटा होने चाहिए वो 2 पार्ट, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, या इनका सबट्रैक्शन जो होना चाहिए वो बी के इक्वल होना चाहिए। और इनका जो प्रोडक्ट है वो अल्फा और बीटा जो होना चाहिए वो ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। इस तरह से हम लोग इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें किसकी, फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले की अगर बात करें तो यहाँ आपको x इज इक्वल टू जो मिलता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मिलता है। तो इस पर भी क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि फैक्टराइज करना है आपको। फैक्टराइज करने के लिए आपको जो बेसिकली चीजें पता होनी चाहिए वो ये है कि कैसे आप स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को कैसे आप स्प्लिट करते हैं। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ हम लोग जो नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में यहाँ कैसे हम लोग जानेंगे कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसके जो रूट्स आएंगे, जो यहाँ x की वैल्यूज आएंगी वो 2 आएंगी, वो 2 वैल्यूज कैसे होंगी उसकी बात करेंगे। तो पहला यहाँ जो डिपेंड होगा वो डिपेंड होगा d पर, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी पर सारी चीजें डिपेंड होगी। यहाँ जो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जो बोलते हैं, इसी पर पूरी चीजें डिपेंड होगी। यहाँ क्या मिलेगा आपको, इफ पहला बात d इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अगर ये आपसे बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर है 0 से, तो यहाँ जो आपको रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, वो मिलेंगे रियल, मिलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये डिफरेंट मिलेंगे, रियल भी मिलेंगे और डिस्टिंक्ट भी मिलेंगे। सेकंड बात आपसे की जाएगी कि d इज इक्वल टू 0। इफ d इज इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ जो आपको बात मिलेगी इसके साथ जो नेचर रूट्स मिलेंगे वो रूट्स क्या मिलेंगे, यहाँ जो रूट्स मिलेंगे वो मिलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से भी आपको एक p की वैल्यू, k की वैल्यू इस तरह से पूछ सकता है। यहाँ आपसे वैल्यू रख देगा, सीधा सीधा कहेगा कि इफ 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0, if its roots are real and equal then find the value of k। ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, निश्चित रूप से मिलेगा आपको इस तरह से कि if quadratic equation है equal roots then find the value of k। तो यहाँ आप कंपैरिजन कीजिएगा किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a is equal to 2, b is equal to k and c is equal to 5। then here b square means k square minus 4 into a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2
और यहाँ c की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा k इज इक्वल टू, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये क्या मिल जाएगा 40 मिल जाएगा, या k इज इक्वल टू अंडर रूट 40। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आपको क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक क्वेश्चन आपको इस पर जरूर मिलेगा, किस पर मिलेगा, नेचर ऑफ रूट्स पर। इफ d इज ग्रेटर देन 0 देयर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इफ रूट्स आर इक्वल then b square minus 4ac is equal to 0, and third if roots are, यहाँ d is less than 0, तीसरा आपके पास आ रहा है, मीन्स b square minus 4ac is less than 0, देन यहाँ जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा roots are not real, मतलब ये नॉट रियल हो जाएगा, ये इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप जब 11th 12th में पहुंचेंगे तब आप बात करेंगे। तो यहाँ आपको केवल 3 चीजें पढ़नी नेचर ऑफ रूट्स पर। इफ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ आपको मिल जाएगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यहाँ आपको मिलेगा नेचर ऑफ रूट्स आर इक्वल, और यहाँ आपको मिल जाएगा d इज लेस देन 0। इसका मतलब हो जाएगा कि रूट्स आर नॉट रियल, इसका मतलब हो जाएगा इमेजिनरी। इसके बाद जो इस पर क्वेश्चंस मिलेगा वो वही क्वेश्चंस मिलेगा जो आप लीनियर पेयर इक्वेशंस में पढ़े, वर्ड प्रॉब्लम। आपको इसको जज करना होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करें। वहां आपको 2 वेरिएबल मिलते थे, यहां आपको एक ही वेरिएबल x मिलेगा, और आपको सबसे पहले इसको जो वर्ड प्रॉब्लम होगी आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जब तक आप इसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। तो जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ 2 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स 100% क्वेश्चन मिलेगा, आप एग्जाम देकर के आइएगा तो देखिएगा इस पर एक क्वेश्चन मिलेगा, और मेरा अंदाजा जो है वो इक्वल रूट्स पर ही आएगा, और इस तरह का क्वेश्चन आपसे श्योरली पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, जो भी वैल्यू दी गई होगी उसके बारे में आपसे पूछेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए बात करेंगे इसी चैनल पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फर्दर जो भी है सबको हम लोग कंपाइल करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। नेक्स्ट टॉपिक इसी में हम लोग साथ ही साथ बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आ रहा है इसी वीडियो में उसकी भी चर्चा करेंगे। 2 से 3 वीडियो बनाएंगे कंपाइल कर करके, जिससे आपको पढ़ने में आसानी भी हो जाए। यहाँ अगला टॉपिक जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जो आप पढ़ रहे हैं, आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा इसमें 5 से 6 मार्क्स, 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। 1 नंबर का भी क्वेश्चन मिल सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें आपको मिलेगा कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें। यहाँ इसमें 2 चीजें आपको पढ़नी। पहला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला, और सेकंड जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला, और हो गया आपके पास सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन साथ ही साथ पढ़ते हुए चलेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला दोनों के बारे में जानते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला की अगर बात करें तो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दो आपके पास पॉइंट हैं कोऑर्डिनेट, ये y डैश x, यहाँ कोई भी 2 पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। ये आपसे कहेगा कि ये कोऑर्डिनेट 4 क्वाड्रेंट है, इनमें आपसे कहेगा कि ये एक रेक्टेंगल है या एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के 2 कोऑर्डिनेट ये हैं, थर्ड की वैल्यू आपको बतानी। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन वो डिपेंड किस पर होंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले पर। कहेगा ये रेक्टेंगल के पॉइंट है, अगर यहाँ ए बी सी डी दिए गए और ये रेक्टेंगल के पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है,
यहाँ दे देगा x2 y2, इसके कह देगा x3 y3 और आपसे 4 के बारे में पूछेगा। तो जो जिसके बारे में पूछ रहा है उसकी प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए। आपको ये पता होनी चाहिए कि जो यहाँ से AB की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, CD के इक्वल होगी। इसी तरह से स्क्वायर से पूछ सकते हैं, तो यहाँ ऑल साइड्स आर इक्वल, किसी भी दो की दे देगा तो दो किसी भी दो की सामने वाले की क्या होगी, इक्वल होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपसे पूछेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, यहाँ हम लोग कोई भी, ये मान लीजिए दो लाइन है, यहाँ ए आपके पास ये ए है, ये बी है, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। यहाँ आप ए बी निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ आपको मिल जाएगा x1 माइनस वाई x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अगर यहीं पर एक पॉइंट अगर ओरिजिन हो जाए, यहाँ मान लीजिए आप ओरिजिन से निकालना चाहते हैं, ये पॉइंट ओ ए निकालना चाहते हैं, ये मान लीजिए ओ ए निकालना चाहते हैं, ओ जीरो यहाँ जो आपके पास मान लीजिए पॉइंट पी है ओरिजिन, इसके जो डिस्टेंस हो जाएंगे यहाँ x2 y2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ अगर फ्रॉम, यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम ओरिजिन, अगर आप ओरिजिन से निकालना चाहते हैं तो यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर। यहाँ जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो वही होगी जो उसके पॉइंट्स दिए हुए होंगे, अंडर रूट में उनके स्क्वायर का जो सम होगा वही उसके क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अगर निकालना है, जो क्वेश्चंस मिलेगा डिस्टेंस फॉर्मूले पर वो नॉर्मल मिलेगा इस तरह से, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी या स्क्वायर की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, डायगोनल दे सकता है कि उनके जो डायगोनल के जो कोऑर्डिनेट है यहीं पर आपसे कह देगा कि इसके जो डायगोनल कोऑर्डिनेट है वो है और एक पॉइंट ये दिया गया। तो यहाँ आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर्टी बेसिस पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। साथ ही साथ ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूले की बात करते हुए चलते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूले की अगर बात करेंगे तो यहाँ आपसे कहेगा कि कोई भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है, यहाँ कोई एक पॉइंट पी बीच में दिया गया है एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर, यहाँ x1 y1, यहाँ आपसे x2 y2, ये x y की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ रेशियो दे देगा कि m रेशियो n में डिवाइड करा है। इफ अ लाइन AB whose coordinate x1 y1 and x2 y2 divided in ratio m ratio n, then find the coordinate of p। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा, हमेशा रखिएगा यहाँ हम लोग इसका इधर ले आते हैं और ये इधर आता है। तो यहाँ जो m का रेशियो हो वो x2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से mx2 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा mx1 अपॉन m प्लस n। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की हो जाएगी। साथ ही साथ y की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये वैल्यू हो गई। अब यहीं पर एक पॉइंट मैं आपको रोक करके और क्लियर कर दूं कि अगर मान लीजिए जो पॉइंट P है अगर वो मिड पॉइंट है, यहाँ पॉइंट P जो दे रहा है आपके सामने, अगर वो मिड पॉइंट हो जाए, किसी का भी किसी भी लाइन का मिड पॉइंट हो जाए तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये A हो गया, ये B हो गया, यहाँ पॉइंट P जो है वो मिड पॉइंट। तो जब मिड पॉइंट हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि m और n का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ m इज इक्वल टू m और n क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ आपके पास x1 y1, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 y2। तो यहाँ पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यहाँ x और y है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा m और n, अगर ये दोनों क्या है इक्वल है 1:1 रेशियो में, इनकी भी वैल्यू, क्योंकि इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस तरह से अगर इफ P इज द मिड पॉइंट then sum of both coordinate upon 2, these are the coordinates of the point P। तो केवल दो ही टाइप के इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, एक आपको डिस्टेंस फॉर्मूले पर मिलेगा और एक आपको सेक्शन फॉर्मूले पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको।